हमारे भिंड जिले के जागरूक नागरिक, हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्र और हमारे पुलिस विभाग के साथी, देखिए अभी पिछले 1 घंटे से यहाँ पे पूरी एक चर्चा चल रही है। उसमें हमारे एडीपीओ साहब, हमारे सीएसपी साहब, हमारे लीगल सेल के जो अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, इन्होंने काफ़ी डिटेल में पूरा बताया है कि क्या इस कानून में क्या चेंज आ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, पहले से अच्छा क्या है। देखिए जिले के पुलिस कप्तान होने के नाते मेरा फर्ज है कि क्या कहते हैं, जो पिछले 7 दिन से जो हमारी पुलिस टीम लगी हुई है पूरे जिले की, सबसे पहले तो मैं उसको बधाई देता हूं कि वो लगातार लगे हुए हैं। इस बदलाव जो है, ये बदलाव अगर सुगम तरीके से लागू हो पा रहा है तो उसमें हमारे जितने भी हमारे अधिकारी हैं, हमारे थाना प्रभारी, हमारे पुलिस वाले हैं, उनका बहुत योगदान है। देखिए पुलिस का काम ऐसा है कि कमियां निकालना हर किसी के लिए बहुत आसान होता है। हर छोटी चीज देखी साहब ये पुलिस ऐसे साहब, पर एक बार आप यह देखो कि काम क्या क्या है पुलिस का। किसी को कोई समस्या आती है, उसे समझाना पड़ता है भैया पुलिस का काम नहीं है ये, इसके लिए अरे नहीं साहब आप चाहोगे तो हो जाएगा। तो उनको समझाना पड़ता है भैया हर चीज का एक नियम होता है। तुम्हारा अगर खेती में जो जगह का बंटवारा है साहब, दूसरा जोत रहा है, आप चाहोगे तो रुक जाएगा। तो अपेक्षाएं पुलिस से इतनी होती है और बुराइयां भी बहुत होती हैं। तो सबसे पहले तो इसलिए मैंने कहा कि जो हमारा पुलिस विभाग है उसके लिए आप तालियों से उनका स्वागत करिए, हमारे अधीनस्थ कर्मचारियों का। देखिए जो नए कानून आए हैं, ये जो हमारा संविधान है, देश का संविधान, उसकी जो मूल भावना है उसमें उसको ध्यान में रखते हुए इसको लागू किया गया है। 3 चीजें इसमें सबसे महत्वपूर्ण है और आप इसका सारांश भी वही है: न्याय, समानता और निष्पक्षता। इन 3 चीज को आप मान के चलिए कि ये पूरे जो बदलाव हुए, जैसे भी चल रहा है ना कि क्यों बदलाव की जरूरत पड़ी, तो ये जो 3 मूल भावनाएं हमारे संविधान की है, उसके हिसाब से हमारी जो ये नए कानून के जो प्रावधान है इसमें बदलाव आया। अब आज से 5-6 साल पहले भी एक पुलिस के लिए बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क था। मेरे ख्याल से सभी पुलिस वालों को पता होगा, एक बार सीसीटीएनएस लागू हुआ था, उस समय थे तुम प्रवीण, मैं आपको उस समय की स्थिति बताया था। जब सीसीटीएनएस लागू हुआ था तो एसपीओ के पास लाइन लग गई थी, लाइन जाने की, कि साहब हम थाने नहीं रह पाएंगे, हमें लाइन कर दो। कुछ लोग अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट देने को तैयार हो गए थे कि साहब हम नौकरी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भी एक बहुत नई चीज थी, उसमें हर चीज कंप्यूटर से होना था। आपकी एफआईआर होगी तो कंप्यूटर से होगी, आपका आगे का जो पर्चा पड़ेगा वो कंप्यूटर से होगा, अगर जो घटनाक्रम का निरीक्षण है उसकी आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालना पड़ रहा था। तो उस समय हमारे काफी सारे कर्मचारी परेशान थे, पर उस समय भी अधिकारियों ने ढांढस बंधाई। और आज मैं आपको बता देता हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ पे लोगों को नहीं पता होगा कि सीसीटीएनएस के इम्प्लीमेंटेशन में मध्य प्रदेश देश में सबसे अव्वल है। हम लोग पहले ही मान के चल लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश है थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा कम है, पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो सीसीटीएनएस जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं कहता हूँ सबसे चैलेंजिंग टास्क था। जो हमारे नए नियम आ रहे हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन तो मुझे लगता है कि उससे 1/3 कठिन ही होगा। कठिन ज्यादा पुलिस के लिए क्यों होगा? क्योंकि पुलिस को तो पुलिस की एक गलती जो आज की होगी वो अगले 6 महीने तक हमें दुख देगी। चाहे जो यहाँ पे वकील साहब लोग हैं, एडीपीओ साहब लोग हैं या मजिस्ट्रेट साहब लोग हैं, उनको तो कम से कम कोई भी अपराध आज पंजीबद्ध करेंगे तो 15 दिन 1 महीना उनके पास समय है उस चीज को समझने का। हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के पास आज जो रात 12 बजे थी उसके बाद से गलती का कोई स्कोप का समय नहीं है। और इसके बाद भी मैं आपसे बोलूंगा जी, चाहे यहाँ के हो चाहे हमारे जिले के कहीं भी हो, आपसे गलती होगी, मैं आपका अधिकारी हूँ और आपको बचाना मेरा कर्तव्य है। तो कोई भी चीज आपसे अगर अनजाने में कोई गलती होगी, त्रुटि होगी, हम मान के चल रहे होगी तो होगी, उसके लिए हमें जो जिम्मेदारी आएगी हम लेंगे अपने लिए। मेरे ख्याल से जितने भी लोग हमारे यहाँ पे पुलिस विभाग के सब जानते हैं, जब मेरा एक शब्द में न्याय जरूर बोलता था, मैंने कहा न्याय क्या हुआ? मतलब एक चीज है कि किसी भी चीज को लेकर न्याय शब्द बहुत ज्यादा, और मुझे खुशी है इसमें न्याय आया। जब मैं शुरू में इस जिले में आया तो 2-3 घटनाएं आपको बताऊंगा जो न्याय से संबंधित है। एक लड़के की टोल पे पिटाई हुई, 4-5 लोगों ने पिटाई करी।
आई हुई तो सबसे पहले तो थोड़ा सा कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि एफआईआर अगले दिन हुई। पिटा हुआ था, उसकी चोट भी थी। तो हमने पूछा भाई क्यों, कहने लगे सर थोड़ा सा कुछ दिक्कत थी। ठीक है एफआईआर करो। 1-2 दिन बाद फोन आता है कि साहब वो दूसरे पक्ष से भी एफआईआर कर लो। तो जवाब मैं आपको बताऊंगा, आपको सुन के हंसी आएगी। और मेरे ख्याल से ये मेरा कहना उन सभी लोगों के लिए जो इस तरह की, साहब समझौता हो जाएगा। गलत समझ रहे हो इसका? एक तो एक आदमी पिट जाए, उसके ऊपर से एफआईआर कर दो, समझौता हो जाएगा। तो इस प्रकार के 2-3 आई। उसके बाद जब मेरे जवाब उन लोगों ने सुने तो फिर उसके बाद से मेरे पास तो अभी तक ऐसा कुछ चीज आई नहीं। तो मैं इस चीज को बड़ा, हो सकता है कुछ चीजें हमारे पुलिस विभाग की कमी है, अच्छी है, पर इस चीज को जो न्याय शब्द है उसको मैं अपने दिल से लगा के रखता हूँ। मैं पहले ही बोलता हूँ कि हम रहे ना रहे, पर यहाँ पे हमसे कोई गलत कायमी तो नहीं करा सकता हमारे संज्ञान में। अब वो हो जाए कि हमारे नीचे पे किसी को पता ना हो, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो जाए। पर अभी ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि साहब समझौता हो जाएगा तो एक क्रॉस एफआईआर आप कर दो। तो ये तो एक चीज है बिल्कुल। दूसरी चीज इसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि थोड़ा सा जो थाना प्रभारी हमारे या जो विवेचक है, ठीक है, इसकी सफलता हम तब मानेंगे जो हमारे थाने का 61 साल 8 महीने वाला कर्मचारी है, वो भी किताब लेके बैठे। इसका मेरे ख्याल से आप मतलब समझ गए होंगे कि 4 महीने रिटायरमेंट के बच रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि साहब अब तो हम काम नहीं करेंगे। सरकार ने 60 से 62 आपको मौका दिया, तो आप आखिरी समय तक अपनी मेहनत करिए, कोशिश करिए कि कोई भी गलती नहीं हो। कल 1-2 थानों के निरीक्षण में मैं गया तो मैंने उनसे ऐसी कॉमन सेंस में पूछा, मैंने कहा ये बताओ, आज अभी तुम्हारे यहाँ पे दुकान के सामने किसी ने गोली मार दी, वो आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, कल वो आता है, उसका यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन आती है, तो आप क्या करोगे? तो कल भी थाने पे लोगों को कंफ्यूजन था। मेरे कहा था आज तो सबको स्पष्ट है ना कि क्या करना है, किसमें होगा, आईपीसी में होगा, सीआरपीसी में होगा? प्रवीण, फिर यही चीज है। इसका मतलब है तुम्हें एक चेतावनी दी जाती है, बात ना सुनना। घटना कल की है, मैं कल निरीक्षण में गया, ठीक है, किसमें होगा? आईपीसी में। तो कल जो मैं जिन थानों पे गया तो जब फिर मैंने कहा अच्छा, तो उसके बाद बोला नहीं 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 सर इसमें आईपीसी में होगा। ये तो पहले तो सबने बीएनएस। तो ये सब मैं मान के चल रहा हूँ, छोटी छोटी दिक्कतें आएंगी। तो ये थाना प्रभारी तुम्हारा ही काम है कि किसी भी चीज को अब ये समझ लो कि आपकी जिम्मेदारी 14 घंटे हो गई, बारीकी से एक एक चीज को देखना है कि कोई चीज हमसे मिस तो नहीं हो रही। चर्चा करिए। मैं तो बिल्कुल कि मान के चल रहा हूँ कि 1 बजे से 6 बजे को छोड़ के आप जिस समय मुझे फोन करो, मुझे खुद ही समझ में आएगा, मैं खुद पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें नई है, टेक्नोलॉजी। तो मुझे समझ में आया कि इस पूरे जो बीएनएस और बीएनएसएस और बीएसए, इसमें जो मुझे पुलिस विभाग के लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क लगा वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है। उसकी पूरी एक 70 पेज की किताब है और वो भी इंग्लिश में है। तो आज उसका मैंने कल एक टीआई साहब को सजा के तौर पे उनसे बोला कि तुम इसको पढ़ोगे और आज 6 बजे सभी थाना प्रभारियों को तुम वीडियो कॉन्फ्रेंस से बताओगे, क्योंकि वो उपस्थित नहीं मिले थे थाने पे। तो आज वो बैठ के पढ़ रहे होंगे अभी अपने थाने में। ये छोटे छोटे चैलेंजेस आएंगे। तो बड़ा अच्छा लगा जब थाना प्रभारी कल 3 बजे फोन आया, सर टू बी वेरी फ्रैंक मुझे नहीं पता था हैश वैल्यू क्या है। अब इसमें क्या है कि जैसे आप मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है, अब रिकॉर्डिंग की आपने एक फाइल बना ली जैसे पूरी, तो उस फाइल की एक इलेक्ट्रॉनिक एक वैल्यू बन जाती है, इसको हैश वैल्यू बोलते हैं। अगर आप उसे बदलाव करोगे तो हैश वैल्यू बदल जाएगी। इसका मतलब आप जो आपका जो साक्ष्य है उसको प्रभावित कर रहे हो, ठीक है। ये चीज किसमें आ गई? निष्पक्षता में। जैसे पहले क्या करते थे कि करते क्या थे भैया, हो सकता है कि कहते ना साहब वो जांच का सैंपल पुलिस ने बदल दिया होगा, पता नहीं ऐसा होता या नहीं होता, या साहब वो हथियार ये था वो तो ये बदल दिया। पर जब सब चीज वीडियो रिकॉर्डिंग में आ गई, बदलता कब है? 3 दिन बाद बदलती, अगर बदलती होगी किसी जगह, मेरे ख्याल से पुलिस इतनी बुरी नहीं है, पर अगर बदलती होगी तो अब जब एक बार हैश वैल्यू लग गई उसमें, और उसका तो एक ऐप भी है, ई साक्ष्य ऐप, मतलब आपने एक बार वो कर लिया उसको तो सीधा भारतीय सरकार के सर्वर में चले जाएगा, फिर दुनिया की कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती। तो ये क्या हुई? निष्पक्षता हुई, ठीक है। सबसे चैलेंजिंग काम जो है हमारा ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग का रहेगा। बाकी जो चीजें धाराओं का जो बदलाव है
वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेरे ख्याल से अगले 10-15 दिन में सब लोग वो चार्ट लग गए हैं सभी थानों में, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पे कई सारे हमारे मीडिया के भाई हैं यहाँ पे। मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, देखिए एक चीज है कि कुछ लोग जैसे डालेंगे कि महिला संबंधित अपराधों में ये बदलाव, मेरा ये कहना है कि एक सीरीज टाइप के आप चला सकते हैं, मतलब ये एक इट्स जस्ट सजेशन। एक धारा के बारे में 376 पहले क्या था, अब कौन सी धारा लगेगी, इसके क्या है, जो हमारा नागरिक है ना उसको आप एक साथ कई सारी इंफॉर्मेशन दे दोगे वो भूल जाएगा। आज आपने ये छाप दिया, 2 दिन बाद आपने दूसरी धारा, तो एक तरीके से 1 महीने में सभी लोग अब पूरे अवेयर हो जाएंगे। और जिस चीज को हम सोच रहे हैं, हमारा ये एक सोच थी कि इसको लगेगा कम से कम 4-5 महीने, तो हम 1 महीने में बिल्कुल ढंग से इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, एग्जीक्यूट कर लेंगे। चैलेंजेस पुलिस के लिए किसमें आएंगे, 0 FIR में, EFIR में। अब EFIR में आप लोग भी समझते हैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि अब वो बोलेंगे कि साहब EFIR हमने तो आपको लिखित में WhatsApp पे भेज दिया था, और सिर पे चढ़ेंगे कि FIR क्यों नहीं हुई। तो देखिए उसमें भी नियम है, जो आप नियम फॉलो करते हैं, कोई उसमें ऐसा बदलाव नहीं है। उसके अभी CSP साहब ने बताया था कि 3 दिन में हस्ताक्षर होने, तो उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। तो बस समय है दिमाग लगाने का, क्योंकि मैंने ज्यादातर बात अपनी पुलिस केंद्रित करी, और हमारा जो सिटीजन, जो न्याय तो हमारी किसको मिल रहा है, न्याय वाली सारे पॉइंट्स तो बता दिए हमारे ADP साहब ने। जो हमारा पीड़ित पक्ष है उसको क्या क्या फायदे मिल रहे हैं वो सब हमारे ADP साहब, CSP साहब, जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, इन सब लोगों ने बताई दी है इस चीज में। तो अब ये चीज है कि क्या कहते हैं, हमारा पुलिस विभाग जो हमारे पार्लियामेंट में जो एक्ट पास हुआ है उसको कैसे लागू करता है। हम अच्छा करेंगे, हमारे पड़ोसी जिले अच्छा करेंगे, तो हमारे प्रदेश का नाम होगा। तो बस हम तो ये चाहते हैं कि इस तरीके से हो कि जैसे CCTS में मध्य प्रदेश पुलिस का नाम, अभी भी जब कभी हमारे DGP साहब जाते हैं, तो अभी परसों बता रहे थे, जहाँ भी जाते हैं तो मध्य प्रदेश इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। इसमें CCTS में कई सारे स्टेट हैं जो अपने को जागरूक बताते थे, वो अभी भी उससे काफी पीछे हैं। तो ऐसे हम चाहते हैं कि जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, किससे पता चलेगा कि कोर्ट से कितने कम स्पष्टीकरण आपके SP को मिल रहे हैं, इससे पता चलेगा कि आप लोग कितना अच्छा इसको लागू कर रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जो 1 तारीख से लागू हुआ है, और आपको जनता की क्या अपील रहेगी आपके माध्यम से? हमारा प्राथमिक स्तर पर तो लोगों से यही अपील है कि इस कानून की जो चेंजेस आए हैं या जो नए कानून में प्रावधान हैं, उन प्रावधानों से जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये पहुंचाएं। इसी बात को लेकर हम बहुत सारे प्रत्येक थाने में, अभी जिले के प्रत्येक थाने में हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं। आमजन के साथ अधिक से अधिक हम शेयर कर रहे हैं जो भी इन्फॉर्मेशंस हैं। और दूसरी चीज़ की कानून की प्रभाविता के मामले में जो चेंजेस आए हैं उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कानून के बारे में जान सकें, कानूनी साक्षर हों और नए परिवर्तन। नया कानून है सर, और अभी लोग जागरूक नहीं है। इस स्तर पे आप नीचे स्तर पे क्या योजनाएं लेके चलेंगे? जैसा कि मुझे लगातार ये सूचना मिल रही है कि नया कानून है, तो कानून में केवल वह परिवर्तन है जो देशकाल परिस्थिति जन्य आवश्यक थे, और आज जैसा समाज बदल रहा है उस बदले हुए समाज के लिए कैसे हम कानून से अधिक प्रभावी लोगों को सुरक्षात्मक माहौल दे सकें और फरियादी को हम न्याय दिला सकें। इन सभी चीज़ों को लेकर चेंजेस जो हुए हैं, कोई नया एकदम से नया कोई परिवर्तन नहीं है, बल्कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा फरियादी सेंट्रिक बनाया गया है। और इन्हीं चीज़ों को लेकर आज हमने एक प्रोग्राम रखा था, और इस प्रोग्राम के माध्यम से उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी साक्षरता देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सर कम लोग जागरूक होते हैं सर, कोई अनपढ़ भी होती है, उनके नीचे स्तर पर आप कितने तीनों को तैयार करें? तो ये न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के थानों में भी आज ये प्रोग्राम रखा गया है। भविष्य में हमारा प्लान है कि अधिक से अधिक हम ग्रामीण क्षेत्रों के आंगनवाड़ियों के माध्यम से और स्कूलों के माध्यम से और आम जनता की जहाँ पर उपलब्धता है, चाहे पंचायतें हैं या नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायतें हैं, वहाँ के माध्यम से हम लोगों तक जो परिवर्तन आए हैं और कैसे नए कानून की प्रक्रिया की दुरूहता को दूर किया गया है, पुराने कानून की दुरूहता को, तो वो हम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मिश्रा जी, कुशवाहा जी एवं चौधरी साहब एवं पत्रकार बंधु हैं,
और नगर के गणमान्य नागरिक, मैं देख रहा हूँ कि पीछे स्टूडेंट लोग भी आए हुए हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार होगा हार्दिक। नवीन अपराधी कानून के संबंध में आज ये संवाद परिचर्चा रखी गई है, जिसमें एडीपीओ साहब ने बड़े डीपली तरीके से, बड़े डिस्क्रिप्शन के साथ सब सारी धाराओं का आप लोगों को बताया गया है। मैं बस बेसिकली धाराओं को बता देना चाहता हूँ कि ये जो कानून, हम सब के दिमाग में एक चीज़ आती है कि अभी तक जो नवीन कानून आए हैं तो पुराने आईपीसी अभी तक क्यों चल रही थी, उसकी ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें नए कानून लाने की आवश्यकता पड़ी। तो डीपीओ साहब ने बताया था कि पुराने जो कानून है वो दंड पर आधारित थे, भारतीय दंड पर आधारित है कि आरोपी को किस प्रकार का दंड दिया जाए, और नवीन जो कानून है वो न्याय पर आधारित है, भारतीय न्याय संहिता कि पीड़ित को किस प्रकार न्याय दिलाया जा सके। नए कानूनों पर सबकी जिम्मेदारी फिक्स कर दी गई है कि अगर कोई अपराध घटित होता है तो पुलिस विवेचना में पुलिस की क्या जिम्मेदारी है, टाइम लिमिट लगा दी गई है कि कितने समय सीमा के अंदर उसको अपनी विवेचनाएं कंप्लीट करनी है। डॉक्टर की समय सीमा लगा दी गई है कि अगर मेडिकल के लिए पीड़ित को भेजा जाएगा तो कितने समय के अंदर, 7 दिवस के अंदर उसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को प्रोवाइड करानी है। मजिस्ट्रेट को समय सीमा लगा दी गई है कि जब पूरी सुनवाई कंप्लीट हो जाए तो 45 दिनों के अंदर अपना जजमेंट पारित करे उस केस के साथ। इसके अलावा प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का भी समावेश इसमें करा गया है, क्योंकि आज के परिवेश में टेक्नोलॉजी से होने वाले क्राइम बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएटेड लोग ही साइबर क्राइम कर रहे हैं, तो उस पर भी पाबंदी लगाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। इसमें अगर आप पीड़ित हैं तो आपके कथन, जैसे महिला के कथन है, कोई बीमार व्यक्ति है उसके कथन है, बच्चे हैं, इनका एक कथन घर पर जाके लिए जा सकते हैं। और अगर अपराधी है या अपचारी, जिसे हम बोलेंगे जब तक उसका आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, अपचारी है तो अगर उसकी गिरफ्तारी है, उसकी तलाशी है और उससे कोई भी जब्ती हो रही है तो उसको वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी उसके सारी चीज़ों को लेकर, और उनका सबका रिकॉर्ड केस डायरी में मेंशन किया जाएगा, जिसको एडीएम, एसडीएम और मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारी सुविधाएं भी देके रखी हैं कि महिलाओं और बच्चों के लिए 37 नई धाराओं का समावेश किया गया है कि उनके प्रति, उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों में कठोर से कठोरतम दंड की प्रावधान किया गया है। गैंगरेप नाबालिग के साथ अगर होता है तो आजीवन और मृत्युदंड के प्रावधान भी किए गए हैं। इसके अलावा ऐसे कई, जैसे डीपीओ साहब ने बताया है कि बहुत से ऐसी नए कानून भी ऐड किए गए हैं और नई सजाएं भी ऐड की गई हैं। सामुदायिक सेवा की एक नई सजा ऐड की गई है, जिसमें छोटे मोटे अगर अपराध किए जा सकते हैं तो उसमें सामुदायिक सेवा की सजा सम्मिलित की गई है। इसी प्रकार BNSS जो नए कानून के तहत नागरिकों को मौखिक और इलेक्ट्रॉनिक EFIR की सुविधा देती है। अब नागरिक घर पर बैठे या मोबाइल, व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं, लेकिन इसमें बताया गया है कि 3 दिवस के अंदर आपको संबंधित थाने पर जाकर EFIR पर साइन करने पड़ेंगे, तब जाके वो मान्य होगी, नहीं तो वो खारिज हो जाएगी। 0 FIR जो कि पहले से चल रहा था, लेकिन अब उससे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया गया है कि 0 FIR अब आप किसी भी थाने में कर सकते हैं, रजिस्टर्ड करा सकते हैं। फिर उस थाने की जिम्मेदारी रहेगी कि वो संबंधित थाने को FIR को भिजवाए। इसके साथ ही पहले भी था कि FIR अगर आपकी हो जाती है तो आपको उसकी एक प्रति दी जाए। इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली तरीके से बताया गया कि जो विवेचक है, जो थाना प्रभारी है, FIR में पीड़ित को निःशुल्क FIR उसको तुरंत प्रोवाइड कराए और 90 दिनों के भीतर उसकी प्रगति रिपोर्ट भी, उसके केस की प्रगति रिपोर्ट भी उसको जो पीड़ित है उसको दे। तो ये एक अच्छी चीज है कि पीड़ित अपने केस के बारे में जान सकता है, उसे एक अधिकार मिल गया है कि वो विवेचक से या थाना प्रभारी से पूछ सकता है कि मेरी केस की क्या कंडीशन है और मैं क्या कर सकता हूँ। आपराधिक न्याय प्रणाली एक अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और केंद्रीय दृष्टिकोण सुलभ बनाया गया है। गवाह संरक्षण योजना का भी प्रावधान किया गया है। इसमें लगता है कि गवाह को डर है कि उसको डरा कर, धमका कर
बयान ना दिलवाया जा रहा है या फिर वो उससे न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी संरक्षण की योजना बनाई गई है, उसको प्रॉपर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जैसा कि एडीपीओ साहब ने भी बताया है कि और हमारे विशेषज्ञ लोगों ने भी बताया है कि जो नए पुराने कानून हैं उनमें कुछ धाराओं को हटा दिया गया है, हटाया नहीं है बेसिकली, वो उनको दूसरी धाराओं में समावेशित कर दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया है। महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों को एक ही अध्याय में जोड़ दिया गया, झूठे वादे और यौन संबंध बनाने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया, और जैसा कि मैं बताया कि सामूहिक बलात्कार और मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार की बहुत सारी नए परिवेश में इन कानूनों का आज हम वो कर रहे हैं, कानूनों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ये हो चुके हैं। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक दिन है, और आप सभी के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं, इनके बारे में जाना है, तो आगे भी आप अपने परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों को भी ये बताएं कि जाने, अपने अधिकारों के बारे में जाने, जागरूक हों, उनकी रक्षा करें, और एक ऐसा सिस्टम बना जिसमें पीड़ित को त्वरित और सुलभ तरीके से न्याय प्राप्त हो सके। जय हिंद।